हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। याद रखेंगे, इसे अलग अलग हेडिंग वाइज आपको पढ़ाया गया है या बुक में दिया गया है। ठीक है, इसी टॉपिक को ये भी कह सकता है कि एक समान आवेशित अनंत आयताकार चादर, समतल की जगह पर आयताकार चादर या आयताकार तार पर, ठीक है, आयताकार चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां पे समतल है वहां पे आयताकार चादर भी कह सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये बात आपको पहले से पता है कि जो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस के प्रमेय का कितना 3 अनुप्रयोग होता है, जिसमें से पहला जो अनुप्रयोग है, ठीक है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसको हमने अच्छे से आपको समझाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके अपने बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 ही चीजें कहूंगा। सबसे पहली बात, जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है, उनको समझ में नहीं आता, ठीक है, उनके लिए मैं खास कर कहना चाहूंगा, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है, नोट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, सब हम बताएंगे आपको कैसे कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से करना है तो पहले एक फिगर आपको समझना होगा, क्योंकि फिगर पर ही सब बेस्ड होता है। तो फिगर हम समझ लेते हैं। जैसे एक ये हम मान लेते हैं एक समतल चादर है या एक आयताकार, ये क्या है, चादर है या चालक भी कह सकता है। तो ये एक आयताकार चादर क्या है, आयताकार चादर है, जिस पर मतलब एक आयताकार चादर है जो है एस, जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तो इस पर आवेश घनत्व जो होगा वो सिग्मा है। ये बात हम यहाँ पर मान लिए। ठीक है, उसके बाद ये बताइए, जब इस चालक तार पर क्या है आवेश उपस्थित है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो एक कैसा उत्पन्न होगा, वो होगा एक बेलनाकार की तरह। वो कैसा होगा, एक बेलन के आकार का जैसा। ठीक है, एक बेलन के आकार का जैसा होगा। और इस प्रकार एक बेलन के आकार का जैसा होगा। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। देखिए, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं समझा डेरिवेशन नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं कहूँगा फिगर पे कमांड कीजिएगा। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा समय देंगे फिगर पर, इसलिए ध्यान से समझिए। हमने अभी तक ये बताया कि एक आयताकार चादर है जो है एस, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और जिसका आवेश घनत्व तो सिग्मा है। तो हमने ये बताया कि यदि इस पर आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो एक बेलन के जैसा ही उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3 सतह है। इस बेलन के 3 सतह होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। एक है S1, ये है S2 और यहाँ पे एक अंदर वाला जो है S3 होता है। अब बेलन का ये जो सरफेस है ना, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो ये बात आपको याद रखना है कि बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो A होता है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आपको आसानी होगी डेरिवेशन समझने में। और इसी को जो ये समझे है ना, इसी को माना के करके हमें लिखना होता है।
सबसे पहली बात ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कैसे आप डेरिवेशन करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। पहला, फिगर पे आपको कमांड होना चाहिए। फिगर अगर आपने समझ लिया तो माना की करके आपको इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। लिखना क्या है, आप कहेंगे माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा बेलन के 3 पृष्ठ S1, S2 व S3 हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इतनी ही बात आपको लिखना है केवल, समझ रहे हैं ना? इतना लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट न्यू है या जिनको नोट्स बनाना है, यहाँ पे लिखते हुए चलिएगा, साथ वाइज हम चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर S है, जिस पर क्या है, प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तथा बेलन के तीन पृष्ठ S1, S2 व S3 है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो इतनी ही बात आपको लिखना था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इस फिगर से ही हमने ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप भी लिख देंगे। एक बार मैं अंत में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में समय दे रहे हैं, तो आपको इसी वीडियो में सब तैयार हो जाए। इसलिए मैं एक एक चीज को 2-3 बार बताता हूँ। समय लगता है, लगने दीजिए, बट हमारा पूरी तरीके से इस पर कमांड होना चाहिए, पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। आप कहेंगे कि माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर S है, जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा बेलन के 3 पृष्ठ S1, S2 और S3 हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यही बात हमने लिख दिया है। आप कहेंगे, डाउट बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन पे आता है कि सर इस पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो विद्युत क्षेत्र बेलन के जैसा ही क्यों उत्पन्न होगा? और भी तो बहुत तरीके से उत्पन्न होता होगा ना, ठीक है। गोलाकार भी उत्पन्न हो सकता है, शंकुकार के जैसा भी हो सकता है, तो आपने बेलन ही क्यों लिया? ये क्वेश्चन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आता है। तो देखिए, इसका कारण मैंने पहले जब गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था तो उसमें भी हमने बताया था, और जब गॉस का नियम भी बताया था तब भी हमने आपको उसमें बताया था। तो इसमें कारण मैं सिंपल वे में एक ही बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं, बट एक जान लीजिए, क्योंकि गॉस का जो प्रमेय है ना, वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है, ठीक है। बंद परिपथ के लिए लागू होता है, और जो बेलन होता है वो एक क्या होता है, बंद परिपथ होता है। तो आप कहेंगे सर बेलन तो बंद परिपथ होता है, परंतु एक गोला है तो ये भी तो बंद परिपथ है ना, तो इसमें इसको क्यों नहीं? तो कारण ये है कि बेलन का देख रहे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक समान है, परंतु यहाँ पे अगर हम देखें तो देख रहे हैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम है। तो ये बताइए, मान लेते हैं एक आयताकार चादर है, तो इसके ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी या यहाँ पे अधिक होगी,
ठीक है, तो एक समान होने के लिए बेलन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यदि आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल अगर पहला अनुप्रयोग नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम गणना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए गणना अगर आपको जानना है तो ट्रिक जान लीजिए। ठीक है, ट्रिक जाने रहेंगे तो बहुत ही आपके लिए कार्य करेगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक हमने पहले अनुप्रयोग में बताया था। सबसे पहला हम काम करेंगे जो है आवेश की गणना करेंगे, आवेश Q की गणना करेंगे। तो आवेश बराबर हम जानते हैं आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल होता है, या चालक तार की लंबाई है तो लंबाई हम ले लेंगे, या आयतन है तो आयतन हम लेंगे। तो आवेश की हम सबसे पहले गणना करेंगे। दूसरा हमारा ये काम होगा विद्युत फ्लक्स की गणना करना, जो है फाई ई का मान। तो फाई ई इक्वल टू हम जानते हैं ई ds cos थीटा होता है। दूसरा हमारा काम होगा फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। और तीसरा है जो है गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का जो प्रमेय है जो है फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके मान में इस यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे, और गॉस के नियम में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फाई का मान निकला है, फाई ई का मान, वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, और यहाँ से जो Q का मान निकला है वो यहाँ Q पे पुटअप करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो फाई के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो फाई का मान क्या है, ई ds cos थीटा है ना। तो हम अगर यहाँ पे रखते हैं इस शेष मान को यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये सब गुणा में होंगे, शेष मान को हम इधर भेज देंगे और जहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल 2-3 बात याद रखना है। सबसे पहले ये 3 जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है, और दूसरा कि सबसे पहले हमें आवेश की गणना करना है, दूसरा विद्युत फ्लक्स की, तीसरा गॉस का प्रमेय हमें लगाना है। अब जब हम करते जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या आप साइड में लिखते चलिएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे विद्युत, क्या क्या हो जाता है कभी कभी, काम ही नहीं कर रहा है कभी। ठीक, सॉरी, ये थोड़ा सा कभी कभी। देखिए सबसे पहले हम गणना करेंगे कि ये जो क्या है, समतल चादर है, इस पर आवेश, तो हम लिखेंगे समतल चादर पर कुल आवेश, समतल चादर पर कुल आवेश की हम गणना करेंगे। तो हम जानते हैं आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, आवेश Q इक्वल टू आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये बात हम जानते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि आवेश मतलब ये समतल चादर है, तो इस पर कुल आवेश क्या होगा, तो आवेश बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल होता है, ये हमने लिख दिया। क्षेत्रफल क्या है, यही जो पृष्ठ है ना, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये तीनों पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो ये ए हमने लिख दिया है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहला हमारा काम था आवेश की गणना करना, जो हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए दूसरा हमने क्या कहा था, विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो विद्युत फ्लक्स की गणना देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 3 पृष्ठ हैं, एक है S1 पृष्ठ, एक है S2 पृष्ठ, एक है S3 पृष्ठ। तो सबसे पहले S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक है जी, S1 पृष्ठ के लिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स, S1 पृष्ठ के लिए क्या, फ्लक्स की गणना करेंगे, मतलब विद्युत फ्लक्स की गणना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को फाई
ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई E1 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्यों हमने फाई E1 हमने यहाँ पे लिखा? क्योंकि S1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं ना, पहले सतह के लिए, पहले पृष्ठ के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो फाई E1 लिख दिया। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, E ds cos थीटा होता है, ds cos थीटा। विद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था E ds cos थीटा होता है विद्युत फ्लक्स का। बट आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ds क्या है? अल्पांश पृष्ठ है, परंतु यहाँ पे क्या है? ये S1 पृष्ठ है ना, तो इस ds के जगह पर हम क्या लिखेंगे? S1 हम लिखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। ds को हमने अब हटाया, S1 लिख दिया, क्योंकि S1 पृष्ठ के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। फाई E1, उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए ये E है, S1, देखिए S1 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है, तो S1 की जगह पर हम A लिख देंगे, और cos थीटा, इस थीटा के जगह पर हम कितना लिख देंगे? देखिए थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमें पता चल रहा है कि किस ओर है? इस ओर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ये जो पृष्ठ है, ये जो S1 पृष्ठ है, इसकी दिशा है वो इस ओर है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के दिशा के क्या है? लंबवत है। लंबवत है कि नहीं है भैया? लंबवत है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो लंबवत है। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यदि पृष्ठ की दिशा के लंबवत हो तो वहां पे 90 डिग्री न लेकर 0 डिग्री लेते हैं। समझ में आया? इसलिए हमने 0 यहाँ पे हमने क्या लिया है? 0 डिग्री लिया है। या क्यों हम लेते हैं? ये गॉस के प्रमेय हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था, पूरा कारण हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो फाई E1 हमने लिख दिया, और cos 0 = 1 होता है, तो यहां से फाई EA हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने ज्ञात कर लिया। क्या हमने ज्ञात किया है कि S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का जो मान आया वो EA आ गया, E × A आया है। ठीक है, EA आ गया। तो इतना हमने सबसे पहली बात कर लिया। तो देखिए जैसे हमने S1 पृष्ठ के लिए निकाला है, ऐसे S2 पृष्ठ के लिए निकालते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे S2 पृष्ठ के लिए फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो S2 पृष्ठ के लिए यदि हम फ्लक्स निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया? यहाँ पे हम लिखेंगे फाई E2। देखिए E1 लिखा था S1 के लिए, E2 लिख रहे हैं S2 के लिए, तो फाई E2 = हम लिख देंगे E S2 cos थीटा, यही ना लिखेंगे जी। S2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो S2 हमने लिख दिया। अब समझिएगा, बात यहाँ पे ये समझने वाला है कि यहाँ पे ये समझने वाला है कि देखिए यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है, और इस ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ की जो दिशा है वो इस ओर है। ठीक है, इस पृष्ठ की दिशा इस ओर है, तो इन दोनों के बीच लंबवत है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ की दिशा के क्या है? लंबवत है। तो जब लंबवत होता है तो वहां पे भी हम 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, लंबवत हो तो वहां पे हम 0 डिग्री लेते हैं। फाई E2 = E लिख दिया, S2 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो A हमने लिख दिया, और cos 0 = होता है 1। तो 1 अगर हम गुणा कराएंगे तो दोनों बात एक ही है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं यही बात। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ गया कि S1 पृष्ठ के लिए, मतलब S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स EA ज्ञात किया, फिर से S2 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स EA ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम ज्ञात करेंगे S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
हम यहाँ पे लिखते हैं H3 पृष्ठ के लिए फ्लक्स। ठीक है, ये जो H3 पृष्ठ है इसके लिए फ्लक्स हम गणना करेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, अब H3 के लिए हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं फाई E3 इक्वल टू EH3 cos थीटा लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे जी। ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है, फाई E3 E हमने लिख दिया, H3 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हमने लिख दिया, और यहाँ पे जो cos और थीटा का जो मान है वो थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ, तो ध्यान से समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम देख रहे हैं इस ओर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर है, इस ओर है। और यहाँ पर इस पृष्ठ का, ये जो H3 पृष्ठ है इसकी भी विद्युत क्षेत्र मतलब इस पृष्ठ की जो दिशा है वो किस ओर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस ओर है। ठीक है, और यहाँ पे इस पृष्ठ की भी जो दिशा है वो इसी ओर है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। तो जो समांतर होता है वहां पे हम 90 डिग्री लेते हैं गॉस के प्रमेय में, जबकि सामान्यतः तो हम कैसे लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं। जब समांतर होगा तो 0 डिग्री, लंबवत होगा तो 90 डिग्री। बट गॉस के प्रमेय में अपोजिट होता है। वो क्यों होता है, विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो उसमें भी हमने आपको बताया था। समझ में आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है, इसलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं। और जब 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे फाई E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया भैया, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 इक्वल टू होता है 0, 0 अगर गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। तो S1 पृष्ठ के लिए, S2 और S3, जब इन तीनों पृष्ठ के लिए हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया तो सिंपल वे में हम इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कुल विद्युत फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। तो हम यही लिखते हैं कि हम यही लिखेंगे क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई E इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 हो जाएगा। यही ना होगा जी, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ से हमें फाई E इक्वल टू EA प्लस EA प्लस 0, यही ना है। फाई E1 का मान EA है, फाई E2 का मान EA और फाई E3 का मान EA है। तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। देखिए, एक E1 यहाँ पे है, एक E1 यहाँ पे है, एक E1 यहाँ पे है। इसका मतलब 2 E1 हुआ ना। तो इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक E1 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 2EA। देखिए, एक EA था, एक और EA था, जब दोनों को जोड़ दिए तो 2EA हो जाएगा। तो यही 2EA जो यहाँ पे आया है, ये 2EA क्या है, ये 2EA है कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कर लिया। याद रखेंगे, हमने आपको ट्रिक से बताया था, सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा आवेश का ज्ञात करना, दूसरा हमें विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। कुल विद्युत फ्लक्स के लिए इतना काम करना हमें पड़ा है, पहले S1 फिर से S2 फिर से S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला, जब जोड़ा गया है तब हमें कुल विद्युत फ्लक्स मिल गया। अब तीसरा हमने कहा था कि गॉस के प्रमेय हमें लगाना है, तो हम चलिए गॉस का प्रमेय लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गॉस का प्रमेय, गॉस का
प्रमेय से। अब गॉस के प्रमेय से हमें पता है, क्या पता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें क्या है, ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है। क्या है, हमें पहले से ये फॉर्मूला पता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझेंगे, फाई का मान और आवेश का मान हम पुटअप करेंगे। कहाँ से पुटअप करेंगे? फाई का मान अगर हम देखें तो विद्युत फ्लक्स का मान 2EA है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। फाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2EA, ये हमने लिख दिया। आवेश का मान क्या दिया था? आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल, यही ना दिया था जी। आवेश का मान आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल, आपको याद होगा। देखिए यहाँ पे आवेश का मान आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल है, ये हमने दिया है। और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2E इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमें मिला। अब मेन यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमने प्रूव्ड कर लिया है। देखिए यही है कि एक समान अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है E इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है? सिग्मा है आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युत वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, आगे बहुत ही काम आएगा। जब हम दो समांतर प्लेट के लिए दो समांतर प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो उस समय में ये फॉर्मूला आएगा। जब संधारित्र पढ़ेंगे ना तो उसमें ये टॉपिक है, तो आगे हम देखेंगे। फिलहाल ये आपका गणना हो गया। देखिए अभी मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। देखिए हमने सबसे पहले कहा था फिगर पे कमांड कीजिएगा। 3 हमने स्टेप आपको बताया था जिससे हमें गणना करना है। पहला विद्युत आवेश हमने ज्ञात किया, उसके बाद विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए S1, S2 और S3 तीनों पृष्ठ के लिए हमने ज्ञात किया है। और जब इन दोनों का मान ज्ञात हो गया है तो हमने केवल मान पुटअप किया है, गॉस के प्रमेय में हमारा आ गया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं यही कहूंगा, यदि आपको सच में इस वीडियो से सीखने को मिला हो तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए और आगे अपनी भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको ही समझ में आ रहा है, आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, जाइए उस पर क्लिक करके बेसिक टू वाइज चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्षों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।